अगर कल के पेपर में आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा फ्रेम चैप्टर करवाने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। ये वीडियो स्पेशली क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स के लिए है और कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने सीरीज के अंदर आपको बताया था कि पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वन डायमेंशनल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सीरीज है, और डेटा फ्रेम कौन सा डायमेंशनल है? टू डायमेंशनल है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डेटा फ्रेम इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करता है टू डायमेंशनल एरे में, जो कि बिल्कुल सिमिलर है किसी टेबल की तरह। डेटा फ्रेम के अंदर साइज और वैल्यू दोनों ही म्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब है कि आप साइज और वैल्यू दोनों को ही चेंज कर सकते हो क्रिएशन के बाद भी। इसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो अलग अलग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा था सीरीज होमोजीनियस था, है ना? लेकिन जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हर एक कॉलम का एक अपना डेटा टाइप हो सकता है। जैसे फर्स्ट वाले कॉलम का डेटा टाइप क्या हो जाएगा मेरे लिए? इंटीजर का 64। नेक्स्ट वाला भी हमारा इंटीजर है, और ये लास्ट वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो डेटा फ्रेम है उसका डेटा टाइप हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है, बट इसके अंदर हर एक कॉलम का अलग अलग डेटा टाइप भी होता है। तो ये हमारे सामने एक डेटा फ्रेम है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसे कॉलम लेबल कहा जाता है, जो टॉप पे होता है, और ये सारी हमारी वैल्यूज है। ये सारी हमारी क्या है? वैल्यूज है, और ये हमारा क्या है? इंडेक्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी डेटा फ्रेम की। एम्प्टी डेटा फ्रेम वो डेटा फ्रेम है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ना उसके रो के अंदर ना उसके कॉलम में। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा है? इंपोर्ट पांडा। पांडा क्या थी? मेरी एक लाइब्रेरी थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी सीरीज पे जो बनाई हुई वीडियो है उसे पहले देख लीजिए, ताकि थोड़े बहुत बेसिक्स जो है आपको वो क्लियर हो। सेकेंड लाइन है मेरा एम्प्टी डेटा फ्रेम, जो कि हमारे वेरिएबल का नाम है। हमने लिखा पांडास डॉट डेटा फ्रेम। जैसे सीरीज के अंदर एस कैपिटल था, उसी तरीके से यहां पे डी और एफ दो कैरेक्टर है जो कैपिटल है। हमने प्रिंट किया अपने डेटा फ्रेम को, और ये हमारा आउटपुट है। जब सीरीज एम्प्टी था तो उसका आउटपुट आ रहा था ऑब्जेक्ट का 64। यहां पे जब डेटा फ्रेम एम्प्टी है तो यहां पे मेंशन किया जा रहा है कि डेटा फ्रेम एम्प्टी है। उसके अंदर कॉलम भी नहीं मेंशन किया हुआ है और ना कोई इंडेक्स मेंशन किया हुआ है, तो दोनों ही ब्लैंक शो कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएशन ऑफ अ डेटा फ्रेम। स्टार्टिंग में ही एक डेटा फ्रेम आपको दिखाया था मैंने, तो उसको बनाते कैसे हैं? तो उसको बनाने के बहुत सारे टेक्निक है। मैं सिर्फ आपको डिक्शनरी से बना के दिखाऊंगा और बाकी सारे मैं पीडीएफ नोट्स में मेंशन कर दूंगा। डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना एक बहुत ही कॉमन वे है, जिसके अंदर जो भी कीज है वो आपके कॉलम के नाम बन जाते हैं, और जो वैल्यूज होंगे वो आप डेटा फ्रेम की वैल्यू बन जाएगी, है ना? तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा यहां पे? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हम लोगों ने क्या लिखा? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हमने लिखा डी इक्वल टू करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग कॉलम्स के नाम लिखते हैं। सबसे पहला कॉलम जो है वो मेरा मैथ है, और उसमें क्या वैल्यूज है? 89, 91, 88 और 99। नेक्स्ट कॉलम है मेरा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू है साइंस। मैंने लिखा साइंस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू। आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कॉलम का नाम लिखना है, फिर कॉलन लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी वैल्यू लिखनी है। 81, 96, 81, फिर कॉमा करके फिर नेक्स्ट कॉलम जो है मेरा वो लिख दिया मैंने इंग्लिश। इंग्लिश की वैल्यू क्या है? 90, 91, 97 और 89। नेक्स्ट कॉलम के लिए फिर से कॉमा, और यहां पे मैंने लिखा है कोर्स। कोर्स के बाद कॉलन। कोर्स के अंदर यहां पे लिख रखा है मेरा कॉमर्स। कॉमर्स के लिए COMM यूज कर रहा हूं। कॉमर्स के ऊपर सिंगल कोट लगा रहे हैं क्योंकि वो एक अल्फाबेट है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा साइंस, और एक और साइंस, और फिर है एक हमारा कॉमर्स। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, फिर हम लोगों ने लिखा डी इक्वल टू करली ब्रैकेट। इसका मतलब है कि डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर पहले कॉलम का नाम, फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू।
अच्छा, अब मैं इसे रन करता हूं। मैंने यहां पे लिखा है st इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ध्यान रखिएगा डी और एफ क्या है, हमारा कैपिटल है। इसके अंदर डी पास करते हैं। पहले इतने को रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां पे हमारा का डेटा फ्रेम क्या हो गया, क्रिएट हो गया। बट हम लोगों ने कोई इंडेक्स यहां पे पास नहीं किया, जिस रीजन से बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या आ रहा है, 0 1 2 3। ये हमारा क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स पास किया, इंडेक्स इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं नॉर्मली यूज करता हूं। इंड, इंड का मतलब इंडेक्स है, आप कोई और वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सबसे पहला नाम दे दिया नेहा, नेक्स्ट नाम है टी, और फिर है अमन और आरती। अब दोबारा रन करते हैं इसे। दोबारा रन करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि पहले जो इंडेक्स आ रहा था वो इंडेक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। टॉपिक है हमारा रिट्रीविंग सिंगल कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो हमारे पास हमारा डेटा फ्रेम है, हमें इसमें से कॉलम्स देखने हैं। क्या देखने हैं, कॉलम्स देखने हैं। अगर मैं st लिखूंगा फिर से, तो सेम हमारा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है। बट अगर इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट, कितने स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसके अंदर मैंने लिखा साइंस, और क्या कर दिया मैंने, इसे रन कर दिया। अगर आप ध्यान से आउटपुट को नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि आउटपुट में क्या आ रहा है, साइंस की सारी वैल्यू आ जा रही है, मतलब साइंस के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो आ रही है। और इधर क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, नेहा, टीनी, अमन, आरती। यहां पे ध्यान देना आप, नेम में क्या लिखा हुआ है, साइंस, जिसकी वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं, और डी टाइप क्या आ रहा है मेरा, इंटीजर का 64। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हर एक कॉलम का अपना अपना सेपरेट डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बार कोर्स के साथ ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोर्स लिखा, मैंने रन किया। अब आप देखेंगे डेटा टाइप क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर मल्टीपल कॉलम्स देखने हो तो कैसे देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स और मैथ लिखा है, ठीक है। पहले मैं रन करता हूं, एरर आएगा। यहां पे एरर किस लिए आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट ही डाला हुआ था, जबकि हमें यहां पे मल्टीपल कॉलम्स देखने के लिए कितने स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होंगे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होंगे। जैसे कि यहां पे इंग्लिश, तो मुझे 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले कोड के अंदर मैंने लिखा कोर्स और मैथ, तो किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई, कोर्स और मैथ की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। यहां पे कोई भी नेम और डी टाइप नहीं आ रहा। मल्टीपल कॉलम को देखने के लिए आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वापस आते हैं, क्या है हमारा टॉपिक, रिट्रीविंग अ सिंगल कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। मतलब आपको अगर कोई एक कॉलम देखना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम और फिर कॉलम का नाम, ये दोनों ही कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा है, st का इंग्लिश। तो इंग्लिश लिखने से क्या डिस्प्ले हो जाएगा, इंग्लिश की सारी वैल्यू यहां पे आ रही है, साथ में इंडेक्स भी आ रहा है, और यहां पे अलग से लिखा हुआ है नेम इक्वल टू इंग और डी टाइप इक्वल टू इंटीजर का 64। सेकंड एक और तरीका है जिससे आप कॉलम को देख सकते हो, वो है डॉट नोटेशन। यहां पे हम लोगों ने लिखा है डेटा फ्रेम डॉट इंग, इससे भी किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, इंग्लिश की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। रिट्रीविंग मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, मतलब एक से ज्यादा कॉलम देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कितने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओपन भी और एंड भी। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। पहला एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश और साइंस। तो यहां पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, इंग्लिश की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और साइंस की वैल्यू यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जहां पे मैं इंग्लिश, साइंस और मैथ लिख रहा हूं, जिस ऑर्डर में लिखा जाता है उसी ऑर्डर में आउटपुट भी आता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज इसे अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखा देता हूं, जैसे कि मैं आपको बी करके दिखाता हूं। बी के अंदर क्या कह रहा है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड यूनिफॉर्म। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, हम लोगों ने यहां पे लिखा प्रिंट, है ना। और डेटा फ्रेम का नाम ये रहा मेरा एकेडमी है, तो मैंने यहां पे एकेडमी लिखा। और कितने कॉलम्स देखने, 2 कॉलम्स देखने, तो कितने स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। इसमें मैंने सबसे पहले लिख दिया है बुक्स और यूनिफॉर्म। क्या लिखा है मैंने, बुक्स और यूनिफॉर्म। 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, बुक्स के ऊपर सिंगल कोट आएगा, यूनिफॉर्म के ऊपर भी सिंगल कोट आ जाएगा। डी वाले में क्या कह रहा है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ शूज, मतलब सिर्फ कितने कॉलम, एक कॉलम। तो हम लोगों ने इसका आंसर लिखा है, यहां पे मैंने लिखा प्रिंट एकेडमी
स्क्वायर ब्रैकेट और शूज। टी वाले का आंसर क्या होगा? डिस्प्ले ऑल द कॉलम वैल्यूज। अब आपको सारे कॉलम्स नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्टली लिख देना प्रिंट अकेडमी, तो सारे के सारे कॉलम ही डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेशन। डेटा फ्रेम के साथ अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेशन कुछ अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है यहां पे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, जबकि रिलेशनल का मतलब होता है मोर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे हम लोगों ने किया है एसटी जो कि हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो अगर आप अपने वैल्यूज को ध्यान से देखोगे तो नंबर से, है ना, ये सब किससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट कॉमर्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? साइंस नहीं, कॉमर्स कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। आप लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन में देखा होगा कि जब आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो रिपीट हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आपने लिखा प्रिंट और कोई भी स्ट्रिंग इनटू में 3, तो वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बट अगर मैं यहां प्लस करूं ना, अगर मैं यहां पे प्लस करता हूं मल्टीप्लाई की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हो। मतलब क्या हुआ? इसके साथ अगर मैं यहां पे लिखूंगा पाइथन, तो ये दोनों आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, बट नंबर्स ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा? एसटी प्लस में 10, तो यहां पे प्लस हो जाएगा 10 10 10, कॉमर्स प्लस 10 क्या हो जाएगा? एरर। इस रीजन से पूरा पूरा एरर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हमारे पास कितने डेटा फ्रेम है? 4 डेटा फ्रेम्स है। कितने डेटा फ्रेम है? 4 डेटा फ्रेम है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैंने क्या लिखा है यहां पे, DF1 प्लस में किससे? DF2 से। सीरीज टॉपिक जब मैंने आपको करवाया था तो आपको मैंने बताया होगा कि सीरीज में जो प्लस या माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो सेम रूल यहां भी फॉलो किया जाएगा। आप देखेंगे ए का 0 क्या है? 1। यहां पे ए का 0 कितना है? 10। तो 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। फिर सेम यहां पे 4 प्लस क्या हो गया? 40। तो ये क्या हो गया मेरा? 44। इसी तरीके से 7 प्लस 7 77। बाकी सारे भी इसी तरीके से परफॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हम लोगों ने DF1 को किससे प्लस किया है? DF4 से। सबसे पहले इनके इंडेक्स लेबल को और कॉलम लेबल को ध्यान से देखिए। इंडेक्स क्या है? 0 1 2, यहां क्या है? 0 1 2। ठीक है, मैच कर गया। कॉलम क्या है? A B C, यहां पे क्या है? A B और C नहीं है। तो सीरीज के साथ क्या होता था? जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है उसकी जगह पे क्या आ जाता था? नैन आ जाता था, और बाकी सारे टास्क क्या हो जाते थे? परफॉर्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर है सीरीज के कंसेप्ट से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार सीरीज की वीडियो भी अच्छे से देख के आजिए, या आपको सीरीज का कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, जब मैं डेटा फ्रेम 1 में कितना ऐड कर रहा हूं? 30 ऐड कर रहा हूं। डेटा फ्रेम के अंदर हर एक वैल्यू किससे इंक्रीज हो गई है? 30 से इंक्रीज हो गया यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल है DF1 डॉट एड DF2। एड यहां पे क्या है? मेरा मेथड है। आप चाहो तो ये डायरेक्टली प्लस भी यूज कर सकते हो, चाहो तो ऐड भी लिख सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जिस तरीके से आपने यहां पे ऐड लिखा है उसी तरीके से आप यहां पे क्या लिखोगे? आर एड। आर एड का मतलब क्या होता है? रिवर्स एड। रिवर्स एड का मतलब क्या हुआ? DF1 प्लस DF2, ये क्या है? ऐड है। अगर मैं रिवर्स ऐड करूंगा तो इसका मतलब होगा DF2 प्लस में DF1। सिमिलरली सबट्रैक्ट के लिए आप कौन सा मेथड लिखोगे? सब। रिवर्स सब के लिए आर सब, डिव आर डिव, और सेम मल्टीप्लाई के लिए भी आप फंक्शन यूज कर सकते हो। मैंने यहां पे लिखा है प्रिंट ST, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहां पे साइंस। मैं इसे रन करता हूं। जब मैं इसे रन करूंगा तो यहां पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? साइंस की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूं, जैसे साइंस इंटू में 10, तो साइंस की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो गई? यहां पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल पहले 92 था, अब कितना हो रहा है? 920 हो रहा है। कितना हो रहा है?
920 हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप इसमें प्लस भी कर सकते हो और कुछ और टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने अब यहां पे लिखा है इंटू में 10 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या कर रहा है, ये साइंस के जो वैल्यूज है उनका 10% अमाउंट रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं एसटी में इंग्लिश, बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। अच्छा, इसे रन करते हैं तो ये दोनों के मार्क्स को क्या कर दे रहा है, सम करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये क्या निकल जाएगा, इन दोनों मार्क्स का एवरेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पे मैंने क्या निकाला है, एवरेज। यहां पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3, डिवाइड बाई कितना कर दिया मैंने, 3। तो ये क्या निकाल के देगा मुझे, इनका एवरेज अमाउंट निकाल के देगा। अच्छा, इस वाले सिंबल को हम लोग फ्लोर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन, है ना। फ्लोर डिवीजन से होगा क्या बच्चे, आप देख रहे हैं यहां पे डिवीजन के अंदर एक भी पॉइंट वैल्यू नहीं है। वो इस रीजन से नहीं आया क्योंकि मैंने यहां पे डबल डिवाइड यूज किया है। अगर मैं सिंगल डिवाइड यूज करता तो भी आंसर सही होता, बट उसके अंदर पॉइंट वैल्यूज इंक्लूड हो जाते। अच्छा, सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिखा प्रिंट एसटी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहां पे साइंस। मैंने क्या लिख दिया यहां पे, साइंस। अच्छा, और अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मोर देन का साइन। ठीक है, और मैं कहता हूं कि 85 से बड़े हैं या नहीं। मैंने रन किया। अच्छा, ये क्या हुआ यहां पे, एसटी का साइंस, मतलब ये जो कॉलम है साइंस वाला, उसके अंदर जो भी वैल्यू 85 से बड़ी है, क्या है, 85 से बड़ी है, तो जो भी वैल्यू 85 से बड़ी है उसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और जो बड़ी नहीं है उसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। मतलब 85 से क्या 92 बड़ा होता है, हाँ जी, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्या 85 से 81 बड़ा होता है, नहीं, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्या 96 85 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सेम इसी तरीके से ये आगे तक गया हुआ है। एक कॉलम था, इस रीजन से यहां पे साइंस लिखा हुआ आ रहा है, और डी टाइप में क्या लिखा हुआ है, बुल। आपको मालूम है बुल का मतलब क्या होता है, बुलियन, है ना। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है कोर्स, और डबल इक्वल टू मैं लिख रहा हूं यहां पे साइंस। ठीक है, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना। तो जहां जहां साइंस है वहां आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, वरना आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर सेम इसी कोड के अंदर ना मैं एक बार और डेटा फ्रेम का नाम लिख दूं जो कि सेम सीरीज के साथ भी सिमिलर परफॉर्म कर रहा था, मैंने क्या किया है, मैं रिपीट करता हूं। मैंने यहां पे डेटा फ्रेम का नाम ना रिपीट किया है 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में। तो सिर्फ वही वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है जिसके कोर्स की वैल्यू क्या है, साइंस। क्या है, साइंस है। जरूरी नहीं है कि आप सेम यही कोड लिखें। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा प्रिंट, और हमारे डेटा फ्रेम का नाम है एसटी, तो मैंने यहां पे एसटी 2 टाइम्स रिपीट किया है। और मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं मैथ वाले कॉलम पे। मैंने यहां पे क्या लिखा, मैथ मोर देन 85, मतलब जिनके मार्क्स भी 85 से जिनके मार्क्स भी 85 से ज्यादा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहला है मेरा नेहा, जिसके मार्क्स 85 से ज्यादा है। टीनी, है ना। अच्छा, यहां पे सारे ही हैं, थोड़े से मार्क्स को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आउटपुट में प्रॉब्लम ना आए। मैंने यहां पे 90 लिख दिया है, ठीक है, ताकि कुछ और डेटा फिल्टर हो जाए। अब किसके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टीनी के और आरती के मार्क्स मैथ्स में 90 से ज्यादा हैं। तो मैंने रन किया तो आप देखेंगे सिर्फ वही वैल्यू डिस्प्ले हो रहे हैं। मतलब अगर आपको कंपेयर करना है तो एक ही बार डेटा फ्रेम लिखिए। यहां पे देखिए, अगर आप एक बार डेटा फ्रेम लिखोगे तो आंसर किस में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। और अगर आप 2 बार लिखते हो तो आंसर के अंदर वैल्यूज आती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, रन करके देखिए, तभी जाके पता लगेगा कि आपको आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सेसिंग अ सिंगल वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिंग अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या होता है, सिंगल वैल्यू का मतलब है कि ये 91, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू हो जाएगा, है ना। कि राजू के साइंस में कितने हैं, 91 है, तो ये हमारे लिए क्या है, सिंगल वैल्यू है। तो डेटा फ्रेम के अंदर एक फंक्शन है ऐड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ऐड फंक्शन, जो हमें हेल्प करता है सिंगल वैल्यू को
रिट्रीव करने में, डिस्प्ले करने में किसकी हेल्प से? उसके रो और कॉलम लेवल की हेल्प से। इसका सिंटेक्स देखिए आप ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है डेटा फ्रेम का नाम डॉट एड रो नेम और कॉलम नेम, मतलब मैथ्स काजू कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। अगर किसी भी रीजन से अगर वो कॉलम मिसमैच करता है तो आंसर क्या आएगा आपका? की एरर आएगा। क्या आएगा आंसर? की एरर आएगा। हम लोगों ने लिखा है डीएफ डॉट एड, और एड हमारा फंक्शन है जो हमें सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करने में हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहले रो का नाम लिखा जाता है। सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिखा आईटी और मैंने यहां पे लिखा बाजू, है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? रो, फिर मैंने क्या लिखा है यहां पे? कॉलम। ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, रो एंड कॉलम। सबसे पहले क्या लिखना होता है? रो, जो कि यहां पे क्या है? आईटी, और फिर कॉलम किसका? बाजू का। तो आप बताइए मुझे, बाजू के आईटी में कितने मार्क्स हैं? 55। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 55 आ गया। सेम क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिखा है हिंदी और यहां पे लिखा है राजू। तो राजू के हिंदी में कितने हैं? 97। तो आंसर कितना आ रहा है? 97। अच्छा, अगर मैं यहां पे कोई ऐसा नाम लिख दूं जो यहां पे अवेलेबल नहीं है तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आ रहा है? की एरर आ रहा है। कौन सा एरर आ रहा है? की एरर आ रहा है। आईटी में राजू के कितने हैं? 99। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 99 आ गया। सेकंड एग्जांपल आईटी और सुमन, सुमन है ही नहीं तो क्या आ जाएगा? की एरर। रो या कॉलम में से कुछ भी अगर मैच नहीं करता तो की एरर आएगा। अच्छा, इसमें इस बात का भी ध्यान रहे बच्चे कि पहले आप कॉलम का ही नाम लिखोगे और फिर रो का नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं काजू, ये हमारा कॉलम है बट मैंने इसे पहले लिख दिया है, और आईटी, तो ये तो अवेलेबल है ना। बट आंसर क्या आएगा? एरर ही आएगा, क्योंकि आपको पहले जो लिखते हो वो रो होता है, बाद में जो लिखते हो वो हमारे लिए वैल्यू है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ स्नेहा, है ना। यहाँ पे दो डेटा फ्रेम है, अलग अलग डेटा फ्रेम है। एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम है टीचर और एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो स्नेहा क्या है? स्नेहा हमारे लिए स्टूडेंट है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट, डेटा फ्रेम का नाम है हमारे लिए स्टूडेंट डॉट, अच्छा स्नेहा के मार्क्स है कितने? 91 है। कितने हैं? 91 है। तो यहां पे मुझे एक वैल्यू देखनी है, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? एट यूज करूंगा और सबसे पहले क्या लिखूंगा? 0, जो कि इंडेक्स का नाम है, और कॉलम का नाम क्या है मेरे लिए? मार्क्स। तो ये हमारी क्या डिस्प्ले हो जाएगी? स्नेहा के मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे क्या देखना है? स्टूडेंट का नाम देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट स्टूडेंट, और नाम क्या क्या है यहां पे? स्नेहा, टीनी और अमन, यानी कि एक कॉलम देखना है। आप चाहो तो डॉट नोटेशन भी यूज कर सकते हो, बट ये सबसे नॉर्मल तरीका है, तो उस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा है एस नेम और यहां पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। एक हमारे पास है आई एड, सिंगल वैल्यू रिटर्न करने में हेल्प करता है, बट इसके अंदर ना इंडेक्स यूज होता है। क्या यूज होता है? इंडेक्स। ये है क्या? डेटा फ्रेम डॉट आई एड, मतलब इंटीजर, रो इंडेक्स, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम इंडेक्स। और यहां पे की एरर नहीं आता। कौन सा एरर आता है? इंडेक्स एरर आता है। कौन सा एरर आता है? इंडेक्स एरर आता है। हम लोगों ने लिखा डीएफ डॉट आई एड, मतलब इंटीजर 0,2, 0 रो पे सेकंड कॉलम, आंसर क्या आ जाएगा? 89। क्या आ जाएगा? 89। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2 का 1। तो 2 के 1 पे क्या है? 96। तो आंसर क्या आ गया? 96 आ गया। सेम इसी तरीके से 5 का 1, अच्छा 5 रो है ही नहीं तो क्या आ जाएगा? की एरर नहीं, इंडेक्स एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंडेक्स एरर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 का 1, इसका आंसर क्या आ रहा है? 81। अगेन कुछ क्वेश्चंस है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, टीचर के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन या कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास लॉक फंक्शन है
जो हमें रिट्रीव करने में हेल्प करता है मल्टीपल वैल्यूज को, या फिर इसके अंदर हम सिंगल वैल्यूज भी देख सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से है। डीएफ डॉट लॉग स्टार्टिंग रो से एंड रो तक और स्टार्टिंग कॉलम से एंड कॉलम तक। तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है। और इनमें से कौन सा एनीमे आपने देखा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका फेवरेट कौन सा है वो भी बताइएगा। तो आपने सिंटेक्स देखा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूं। डीएफ डॉट लॉग स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहां पे लिख दिया सबसे पहले गोकू, और हमारा आ गया एरर। क्या आ गया हमारे पास? एरर। आप एक बार सिंटेक्स को ध्यान से देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, डीएफ डॉट लॉग, फिर क्या लिखा हुआ है, रो लेवल और कॉलम लेवल। ठीक है, तो हमें यहां सबसे पहले क्या मेंशन करना चाहिए था, डीएफ डॉट लॉग में सबसे पहले रो मेंशन करना था। तो मैंने यहां पे सपोज कीजिए लिखा है आईटी, कॉमा यहां पे मैंने लिखा है लाइन। कॉमा से पहले जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो हमारे लिए रो है, और कॉमा के बाद जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉलम है। तो सबसे पहले देखिए आईटी के लाइट के आईटी में कितने मार्क्स आए हैं, 100। तो मैं जब इसे रन करूंगा तो 100 आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये तो ऐड से भी हो रहा था, आई एड से भी हो रहा था, बट लॉग के अंदर आप सिंगल वैल्यू भी देख सकते हो और मल्टीपल वैल्यूज भी देख सकते हैं। उसके एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। जब हम लोगों ने गोकू लिखा था तो क्या आ गया था, एरर आ गया था। अब इस बार सिर्फ मैं क्या पास कर रहा हूं, मैथ्स पास कर रहा हूं, तो क्या एरर आ जाएगा? नहीं, यहां पे मैथ्स की सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक ही एलिमेंट लिख रहे हो तो उसे हमारा डेटा फ्रेम एज अ रो ट्रीट करता है। और स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल के अंदर गोकू हमें रो में लेबल में नहीं मिला, इस वजह से एरर आया था। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि आप लॉग की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज भी देख सकते हो। तो उसका एग्जांपल भी देखते हैं। मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा मैथ से लेके एसएसटी तक, रन किया। आप नोटिस करोगे कि यहां पे मैथ से लेके एसएसटी तक सारी की सारी वैल्यूज आ गई है, क्योंकि मैंने बीच में क्या लिखा हुआ है, कॉलन। इसका मतलब होता है स्टार्ट से लेके एंड तक सारी वैल्यूज आ गई है ना। तो मैथ से लेके एसएसटी तक, तो मैथ से लेके एसएसटी तक सारी की सारी वैल्यू यहां पे डिस्प्ले हो रही है। मैंने लिखा है यहां पे डीएफ डॉट लॉग, मैं चाहता हूं कि मैथ्स के मार्क्स आ जाए, आईटी के मार्क्स आ जाए और एसएसटी के मार्क्स आ जाए। अब ये मल्टीपल रोज है तो इसके लिए मुझे यहां पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। अब आप नोटिस करोगे इस वाले एग्जांपल के अंदर सबसे पहली वैल्यूज किसकी आई है, मैथ्स की, फिर आईटी की, फिर साइंस की। अगर आप कॉलन यूज करते हो तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बीच में जितने भी रोज होते हैं वो भी डिस्प्ले हो जाते हैं। बट अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक कोई भी रो देख सकते हो। कॉमा से पहले क्या आता है, रो, और कॉमा के बाद क्या आता है, कॉलम। अगर मैं यहां पे लिखूं गोकू, तो स्टार्टिंग में जब मैंने इसे रन किया था तो क्या आ गया था, एरर आ गया था। अगर मुझे उस चीज से बचना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉमा डालूंगा। कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा कि अब ये जो है वो किसमें सर्च किया जाएगा, कॉलम के अंदर, क्योंकि पहले क्या होता है रो, बाद में क्या होता है कॉलम। अच्छा, तो पहले रो में मैंने यहां पे लिखा कॉलन। ठीक है, इस कॉलन का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे, सिर्फ किसके, गोकू के। तो मैंने जब रन किया तो आप देखेंगे कि सिर्फ गोकू की वैल्यूज यहां पे क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। क्या हो रही है, गोकू की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहो तो इसे और भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा मैथ से लेके मुझे एसएसटी तक के मार्क्स देखने हैं, किसके, गोकू के। या फिर आप चाहो तो गोकू से लेके लाइट तक की सारी वैल्यूज भी देख सकते हो। जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहो तो यहां पे किसी भी पैटर्न को यूज कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक और क्वेश्चन आपको रो के साथ करके दिखाया था। डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहां पे लिखता हूं गोकू कॉमा लाइट, तो सिर्फ किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, गोकू और
लाइट की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर ये वीडियो आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपका पेपर कैसा गया है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आई लॉग का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीजर लोकेशन। क्या हो जाएगा? इंटीजर लोकेशन। लॉग का मतलब क्या था? लोकेशन। आई लॉग का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीजर लोकेशन। यहां पे सारा का सारा सिंटैक्स सेम है, सिर्फ यहां पे इंडेक्स के साथ डील किया जाता है। किसके साथ डील किया जाता है? इंडेक्स के साथ डील किया जाता है। तो हम एक बार यहां पे इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? df डॉट आई लॉग का 1। 1 क्या है मेरा? साइंस। तो साइंस वाले रो की यहां सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? 1 से लेके 4 तक। कहां तक? 1 से लेके 4 तक। जब हम लोगों ने लॉक में मैथ से एसएसटी तक लिखा था तो मैथ से लेके एसएसटी इंक्लूडिंग एसएसटी सारी वैल्यूज डिस्प्ले हुई थी। बट इंटीजर के साथ ऐसा नहीं होता। 1 से 4 का मतलब है कि ये 1 से 3 तक ही जाएगा और एक पहले रुक जाता है क्योंकि स्टार्ट स्टॉप स्टेप के रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा df डॉट आई लॉग कॉलन कॉमा 0। मैंने पहले ही बताया आपको, कॉमा से पहले जो लिखते हैं वो रो होता है और कॉमा के बाद जो लिखते हैं वो कॉलम होता है। मतलब रो में क्या? सारी वैल्यूज और कॉलम में क्या? 0। कॉलम में 0 कौन है? नोबिता। तो नोबिता की सारी वैल्यूज यहां पे डिस्प्ले हो गई है। फिर से आ गया कॉलन, मतलब सारे के सारे रोज। और कॉलम कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और एक पहले स्टॉप हो जाएगा। लूफी तक के सारे वैल्यूज यहां पे डिस्प्ले हो गए। एक और एग्जांपल है जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहां पे क्या लिखा है? 1 5 0। ये क्या ट्रीट करेगा? इसे रो ट्रीट करेगा। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? साइंस। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है मेरा? आईटी। और 0 इंडेक्स पे क्या है? मैथ। आप जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में ही आपका आंसर आ रहा है। पहले साइंस आया, फिर आईटी आया, फिर मैथ्स आया। और कॉलम आपने मेंशन नहीं किया था इसलिए सारे के सारे कॉलम वहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो 0 से 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से लेके 4 तक, है ना। और 0 से 3 का मतलब हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। मतलब मैथ से लेके हिंदी तक सारी वैल्यू, नोबिता से लेके लूफी तक। यहां पे आप देखेंगे कि ना लॉक लिखा हुआ है ना आई लॉक लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट भी डेटा फ्रेम इसे किसे रिटर्न कर देगा? रो को रिटर्न कर देगा जिसके अंदर 1 और 2 डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बुलियन इंडेक्स। बुलियन इंडेक्स किस तरीके से काम करता है? बुलियन इंडेक्स डेटा को डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे काम करेगा ये। मैंने लिखा प्रिंट डीएफ। ट्रू एक कीवर्ड होता है इसीलिए हमें यहां पे कोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाओगे तो वो एरर ही आएगा। अच्छा, तो ये क्या आउटपुट दे रहा है? सबसे पहले देखो यहां पे पहला क्या है हमारा? ट्रू है, तो मैथ्स की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। फिर फॉल्स फॉल्स मतलब साइंस और इंग्लिश में क्या आ गया? फॉल्स आ गया, तो वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। फिर एसएसटी में ट्रू है, हिंदी में ट्रू है, तो एसएसटी और हिंदी क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है। जिसमें ट्रू लगा दोगे वो डिस्प्ले होगा, जिसमें फॉल्स लगा दोगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसे ही बुलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। एडिंग और मॉडिफाइंग द रो इन अ डेटा फ्रेम। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें मैं आपको एक रो ऐड करके दिखाऊंगा। मैंने यहां पे लिखा है df डॉट लॉग। रो ऐड करना है। पहले से यहां पे क्या क्या अवेलेबल है? मैथ्स, साइंस, हिंदी, आईटी। तो जरूरी नहीं है कि आप सेम नाम लिखें, बट अगर हम सेम नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमने लिखा df डॉट लॉग इंग्लिश और यहां पे एक वैल्यू पास करते हैं। देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। मैंने इसे रन किया। अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा अपने डेटा फ्रेम को तो उसके अंदर एक रो ऐड हो गई है। किस नाम से? इंग्लिश के नाम से। किस नाम से? इंग्लिश के नाम से। और सारी की सारी वैल्यूज क्या है? 10 है। आप यहां पे देखिए सारी वैल्यूज क्या है? 10 है। मैं इसी कोड को रिपीट करता हूं और यहां पे 10 कर देता हूं तो ये मुझे एरर दे देगा, है ना, क्योंकि वैल्यू का सीक्वेंस मैच नहीं किया। अच्छा, तो इसे कैसे करेक्ट करेंगे? हमें कितनी वैल्यूज चाहिए इंग्लिश के अंदर? 3 वैल्यूज चाहिए। तो या तो आप एक वैल्यू पास कर सकते हो या तो आपको सेम वैल्यू पास करना होगा जितने की रिक्वायरमेंट है।
वरना कौन सा एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैंने यहां पे लिखा 10 10 20 और रन करके देखते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यू अब क्या है, तो आप देखेंगे कि 10 10 20 आ रहा है। मतलब सेम लॉग से एडिशन भी हो रहा है और सेम लॉग से अपडेशन भी हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है df.log स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहां पे कॉलन पास किया है। स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब कॉलन सिर्फ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग रो से एंड रो तक सबकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो सबकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। नेक्स्ट है मेरा एडिंग मॉडिफाइंग द कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। मतलब अभी हम लोगों ने रो को ऐड करके देखा, अब हम किसे ऐड करने वाले हैं, कॉलम को ऐड करने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने कोड में से लॉक को रिमूव करना है। मतलब मैंने यहां पे क्या लिखा, बनी, df बनी इक्वल टू 50। इसे रन करके देखते हैं। जैसे मैंने इसे रन किया, आप देखेंगे यहां पे एक कॉलम ऐड हो गया जिसका नाम क्या है हमारे पास, बनी नाम है। उसका नाम क्या है हमारे पास, बनी नाम है ना। अच्छा, सेम अगर रूल ये फॉलो कर रहा है तो मुझे अगर सबके लिए अलग अलग वैल्यूज चाहिए तो मुझे कितने वैल्यूज पास करने पड़ेंगे, यहां पे 4 वैल्यूज पास करने पड़ेंगे। मैंने लिखा है 50 100 20 और 100 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही मैं अब दोबारा इसे रन करूंगा तो सेम सिंटेक्स से क्या हो जा रहा है, अपडेशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अपडेशन हो जा रहा है। आप इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है डीएफ टोटल, मतलब मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं, किस नाम से, टोटल के नाम से। और उसके अंदर जो वैल्यूज है वो क्या क्या होंगी, राजू और प्लस डीएफ का बाजू। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कोड करके दिखाया था जिससे वो एग्रीगेट आ जा रहा था, तो मैं यहां पे सेम ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा राजू काजू बाजू, सबका सम हो जाए और क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। मैंने यहां पे प्रिंट किया डीएफ और ये आपके पास आउटपुट है जिसके अंदर राजू काजू बाजू के मार्क्स क्या हो रहे हैं, ऐड होके डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इस तरीके के बेसिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा हाफ इक्वल टू डीएफ टोटल का हाफ। तो अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो एक नया कॉलम यहां पे ऐड हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन की खासियत क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम को ही ऐड कर सकता है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। ये कॉलम को ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे। मतलब अभी तक आप जो भी चीजें ऐड कर रहे थे वो लास्ट में ऐड हो रही थी। मतलब जो कॉलम ऐड कर रहे हो वो भी लास्ट में, रो ऐड कर रहे हो वो भी लास्ट में। अगर आपको स्पेसिफिक प्लेस पे किसी कॉलम को ऐड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। हमने लिखा है डीएफ डॉट इंसर्ट, फिर क्या लिखते हैं, पोजीशन, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम और फिर उसकी वैल्यू। एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहां पे लिखा है डीएफ डॉट क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए सेकेंड प्लेस पे। अच्छा, ये सेकेंड प्लेस कैसे काम करता है, फर्स्ट मेरा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। मतलब यहां पे क्या ऐड हो जाए, यहां पे तीना ऐड हो जाए और जो बाजू है वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए यहां पे टीना आ गई और टीना की वैल्यूज यहां पे ऐड हो गई और बाजू क्या हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया। क्योंकि इसे कौन से प्लेस में इंसर्ट करना था, हमें सेकेंड प्लेस पे इंसर्ट करना था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड, इसे अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉप मेथड इन डेटा फ्रेम। ड्रॉप करता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी चीज को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ड्रॉप डेटा फ्रेम के अंदर हमें रो या फिर कॉलम को टेम्पररली रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आप परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो तो आप इन प्लेस फंक्शन यूज करोगे। इसका सिंटेक्स है डीएफ डॉट ड्रॉप ब्रैकेट के अंदर रो का नाम, एक्सिस में हम क्या लिख रहे हैं, 1। एक्सिस 1 का मतलब होता है रो, बाय डिफॉल्ट भी रो ही डिलीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉलम डिलीट करने के लिए, डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम का नाम, एक्सिस में क्या आ गया, 1 आ गया। एक्सिस 1 का मतलब क्या है, यहां पे कॉलम है। एक्सिस 1 का मतलब क्या है,
कॉलम है, और इसे अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इन प्लेस यूज करना पड़ेगा। तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने यहां पे लिखा st, क्योंकि डेटा फ्रेम का नाम हमारा यहाँ पे st है, st.drop, और इसके अंदर हम कोई भी रो या फिर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स डाल के दिखा रहा हूं। जैसे ही मैंने रन किया तो a जो कि हमारा इंडेक्स था वो डिलीट हो गया। अगर आप सेम क्वांटिटी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या डिलीट होता है, सिर्फ रो डिलीट होता है। क्या डिलीट होता है, रो डिलीट होता है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो एक्सिस को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे डेटा फ्रेम का नाम है st। मैंने रन किया, आप देखेंगे हमारा डेटा फ्रेम वापस आ गया, जबकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने a को रिमूव किया था। बट यही बताया था ना मैंने कि ये टेम्पररी डिलीशन करता है। क्या करता है, टेम्पररी डिलीशन करता है। अगर परमानेंट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इन प्लेस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, इन प्लेस। मैंने यहां पे लिखा st.drop स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस बार मैं मल्टीपल रोज को डिलीट करने वाला हूं, a और b को डिलीट करने वाला हूं। एक्सेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं यहां पे एक्सेस को मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको हैबिट बनी रहे और आपको ये पता भी लग जाए। मैंने जैसे से रन किया, आप देखेंगे यहाँ पे बी और सी दोनों ही डिलीट हो गए, बट जैसे ही दोबारा रन करूंगा वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। मैं एक बार इसके साथ इन प्लेस यूज करके दिखाता हूं आपको। मैंने यहां पे लिखा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब इन प्लेस क्या करता है, ये जो डिलीशन है उसको परमानेंट कर देता है। मतलब अब जब मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा तो वो जो डिलीशन है वो परमानेंटली चला गया हमारा, चाहे अब कितनी बार भी रन करो वो वापस नहीं आएगा। मैंने दोबारा सेम डेटा फ्रेम बना लिया। मैंने लिखा st.drop और यहां पे कॉलम का नाम मेंशन कर रहा हूं qty, और यहां पे मुझे एक्सेस मेंशन करना पड़ेगा वरना एरर आएगा। एक्सेस 1 किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सेस 1 यूज किया जाता है कॉलम के लिए। तो जैसे ही मैंने रन किया तो कॉलम क्या हो गया, वैनिश हो गया। अगर आपको मल्टीपल कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्राइस। तो यहाँ पे क्या डिलीट हो गया, प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही रिमूव हो गए। परमानेंट डिलीशन के लिए आपको इन प्लेस यूज करना होगा। नेक्स्ट हमारा है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का क्या काम है, पॉप मेथड इज एबल टू डिलीट द कॉलम ओनली। आप इससे सिर्फ और सिर्फ क्या डिलीट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो। क्या डिलीट कर सकते हो, कॉलम। वो भी कैसे, परमानेंटली। अगर आपने इससे डिलीट कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा। रिटर्न द डिलीटेड। और ये एक और काम करता है बच्चे, अगर आप पॉप मेथड की हेल्प से कोई भी कॉलम को डिलीट करते हो तो ये उस कॉलम को रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है st.pop, और क्या पॉप कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी को। यहां पे तो हम रो डिलीट कर ही नहीं सकते, तो क्वांटिटी यहां पे क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आउटपुट में आपका डेटा फ्रेम नहीं शो होगा, बल्कि आपने जिसे डिलीट किया है क्वांटिटी कॉलम, वो यहां पे रिटर्न हो रहा है। मतलब जो डिलीट हुआ है, जो रिमूव हुआ है, वो प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट है मेरा डेल फंक्शन। डेल फंक्शन और पॉप फंक्शन सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं, सिर्फ जो डेल फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता जो उसने डिलीट किया है ना। ये भी परमानेंट डिलीशन को परफॉर्म करता है। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपको लिखना होगा डेल, फिर लिखना होगा डेटा फ्रेम का नाम और फिर कॉलम का नाम। तो एग्जांपल देखते हैं, डेल st ब्रैकेट के अंदर s नेम, तो क्या रिमूव हो जाएगा, यहां से s नेम रिमूव हो जाएगा। ये दोनों ही परमानेंट डिलीशन को परफॉर्म करते हैं, बट जो पॉप फंक्शन है इसने जिसे डिलीट किया उसे रिटर्न करता है, और जबकि डेल फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रीनेम एक ऐसा फंक्शन है जो आपको कॉलम लेबल और रो लेबल को चेंज करने में हेल्प करता है। कैसे काम करता है, चलिए इसे करके देखते हैं। तो आपके पास एक डेटा फ्रेम है, हमने लिखा यहां पे st, जो कि डेटा फ्रेम का नाम है। हमने लिखा st.rename। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा फ्रेम के नाम को चेंज कर सकते हो। हमने यहां पे लिखा इंडेक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पुराना नाम जो कि यहां पे इंडेक्स के अंदर a है, तो मैं a को चेंज करके 1 कर दिया, और c को चेंज करके मैंने कैपिटल C कर दिया, या फिर कैट लिख देता हूं पूरा पूरा। ठीक है, इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा फ्रेम है
वो 1 की जगह पे अब वहां पे क्या आ रहा है, ए की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और सी की जगह पे क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। अच्छा, दोबारा डेटा फ्रेम को रन करेंगे, वापस पहले स्टेज में आ गया। मतलब ये भी जो चेंजेस करता है वो टेम्पररी करता है, और अगर आपको परमानेंट करना है तो परमानेंट के लिए आप क्या यूज करोगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब रन किया मैंने, अब एसटी को प्रिंट करते हैं तो आप देखिए परमानेंटली क्या हो गया, चेंज हो गया है। सेम फंक्शन आपको कॉलम भी चेंज करने में हेल्प करता है। आपको सिर्फ लिखना है कॉलम्स इक्वल टू करली ब्रैकेट, और इसमें मैंने एस नंबर को चेंज करके 1 लिख दिया, और QTY को चेंज करके मैं QTY कैपिटल में लिखता हूं। जैसे मैंने इसे रन किया, आप देखेंगे कि यहां पे कॉलम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्या हो गया, पहले यहां पे QTY था, अब यहां पे क्या आ रहा है, QTY कैपिटल में। पहले यहां पे S नंबर था, अब यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहां पे मैंने इन प्लेस यूज नहीं किया है, तो ये परमानेंट नहीं होगा। आप चाहो तो दोनों ही चेंजेस एक साथ भी कर सकते हो। इस एग्जांपल को दिखाने के लिए मैंने फिर से फ्रेश डेटा फ्रेम ले लिया है। मैंने लिखा st.rename, और इसके अंदर मैंने लिखा है इंडेक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट। मैं यहां पे ए को चेंज कर रहा हूं, किसमें, ए में, और बी को चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे 2 पे, है ना, रोमन वाला, कॉमा कॉलम्स इक्वल टू, यहां पे ध्यान रखिएगा कि कॉलम्स ही आएगा, एस नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। एस नंबर को चेंज करके मैंने क्या कर दिया यहां पे 1, और क्वांटिटी को चेंज करके मैंने यहां पे लिख दिया है 3। इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे वो चेंजेस हो गए। अगर आपको ये चेंजेस परमानेंटली सेव करने थे तो आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना है। आपके पेपर में आपको इन प्लेस यूज करना है। अगर आप सैंपल पेपर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो लोग इन प्लेस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग इन अ डेटा फ्रेम। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब किसी डेटा को अरेंज करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, हमने पहला एक कोड लिखा df डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर, सिंटेक्स को ध्यान से देखिएगा, सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज बाय इक्वल टू क्या, अकाउंट। ये क्या है मेरा, ये हमारे कॉलम का नाम है ना। जब हम डेटा फ्रेम के अंदर सॉर्टिंग करते हैं ना, तो हमें बाय इक्वल टू बताना होता है कि हम किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं। तो हम अकाउंट वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। मैंने आपको पहले भी बताया है कि असेंडिंग के साथ ही या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, आप डिसेंडिंग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले कौन से ऑर्डर में आना था, असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू आ रही है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग सारा का सारा डेटा इंटरचेंज हो रहा है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है, एडिशनल फीचर जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ताकि आप डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सको, जिसमें सबसे पहला है मेरा इंडेक्स फंक्शन। तो इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हम लोगों ने लिखा यहां पे df डॉट क्या, इंडेक्स। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और ये जो बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। तो अगर हम लोगों ने लिखा है df डॉट इंडेक्स, तो क्या रिटर्न हो जाएगा आपके पास, सारे के सारे इंडेक्स रिटर्न हो जाएंगे। और यहां पे डी टाइप बताया जा रहा है कि इंडेक्स का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अल्फाबेट के लिए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेम है हमारा कॉलम्स, जिसके अंदर किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, कॉलम लेवल की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट डी टाइप है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो डेटा फ्रेम होता है वो हर एक कॉलम के लिए अलग अलग डेटा टाइप यूज करता है, और उसका डेटा टाइप जो है, डेटा फ्रेम का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे आउटपुट देखिए क्या लिखा हुआ है, नोविता, जिसके अंदर एक नैन आ चुका है, इस वजह से आंसर क्या आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सीरीज की वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि अगर नैन आ गया तो पूरा का पूरा डेटा टाइप किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट में। इसलिए आंसर क्या आ रहा है, फ्लोट का 64। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। नेक्स्ट गोकू, जिसके अंदर कोई भी नैन नहीं है, उस रीजन से यहां पे आंसर इंटीजर का 64 आ रहा है। सेम लूफी के साथ भी है, लाइट की वैल्यू में एक नैन है, जिस रीजन से ये किस में कन्वर्ट हो गया,
फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और पूरे के पूरे डेटा फ्रेम का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। एक एट्रीब्यूट है मेरा एक्सेस एट्रीब्यूट, जो क्या रिटर्न करता है, रो लेबल और कॉलम लेबल दोनों ही एक साथ रिटर्न कर देता है। सिमिलरली अगर आप वैल्यूज लिखोगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। एक बात का ध्यान रहे कि ये जो वैल्यूज है वो किस फॉर्म पे रिटर्न हो रहा है, एरे की फॉर्म में। सिमिलरली सीरीज में भी ये एरे की फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न कर रहा था, जिस वजह से यहां पे एक भी कॉमा देखने को नहीं मिल रहा। एंडिम, एंडिम का मतलब क्या था, नंबर ऑफ डायमेंशन। वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्या बताया था, डेटा फ्रेम क्या है 2D, सीरीज क्या है 1D और पैनल क्या है 3D। तो यहां पे एंडिम की वजह से क्या आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है, कि मतलब जो डेटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल है। नेक्स्ट है हमारा df.empty। क्या हमारा ये जो इतना बड़ा डेटा फ्रेम जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया है, क्या ये खाली है, नहीं। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है df.shape, इसे हम लोगों ने सीरीज में भी पढ़ रखा है। शेप क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम विदाउट हेडिंग। मतलब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 रोज है, पहले जो आता है वो क्या होता है, रो, कॉमा के बाद क्या होता है, कॉलम। और यहां पे हमने क्या स्किप कर दिया, हेडिंग को स्किप किया है। कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो शेप क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है मेरा साइज एट्रीब्यूट। 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24, तो आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। अगर आप डेटा फ्रेम में लिखते हो कैपिटल टी, मतलब अगर आपने लिखा df.कैपिटल टी, कॉलम क्या था, नोबिता, गोकू, लूफी, लाइट, है ना। पहली रो क्या है, मैथ, तो यहां पे पहला कॉलम क्या हो गया, मैथ। अब मैथ की जो भी वैल्यू है ना, जो भी मैथ की वैल्यू है वो इस तरीके से लिख दो बस, है ना। फिर सेम साइंस और बाकी सबके साथ भी, तो इसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे, जिसके अंदर रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। हमने लिखा यहां पे प्रिंट df.head। हेड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हेड का मतलब होता है टॉप और टेल का मतलब होता है बॉटम। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो हेड का मतलब है सर, ऊपर से वैल्यूज, टेल का मतलब है पूंछ, नीचे से वैल्यूज। अगर आप हेड में कुछ भी पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज रिटर्न हो जाती है। मतलब ऊपर से 5 रो डिस्प्ले हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो यहां पे ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। अगर आप इसके अंदर वैल्यू मेंशन करोगे जैसे कि 3, तो टॉप से कितनी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, 3 वैल्यूज। सेम इसी तरीके से टेल भी काम करता है। अगर मैंने यहां पे लिखा टेल क्या 3 और रन किया, तो यहां पे क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, लास्ट से 3 वैल्यू यहां पे रिटर्न हो रही है। आप देखेंगे मैंने यहां पे लिखा था टेल 3, तो यहां पे लास्ट के 3 रोज क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें भी 5 ही वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट है मेरे पास। अगर मैंने लिखा यहां पे df.count और रन किया, तो नोबिता में कितनी वैल्यूज दिखा रहा है, 5, है ना। गोकू में दिखा रहा है 6। ऐसा क्यों, क्योंकि काउंट नैन को काउंट नहीं करता, और बाय डिफॉल्ट ये किसको काउंट कर रहा है, कॉलम की वैल्यूज को काउंट कर रहा है। किसको काउंट कर रहा है, कॉलम की वैल्यूज को काउंट कर रहा है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज इसे अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है मेरा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती क्या है, फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। आप इसे नोटपैड पे भी बना सकते हो और नॉर्मल एक्सेल की फाइल को भी सेव कर सकते हो। आप देखिए मैंने यहां पे लिखा है नेम, क्लास, मार्क्स, जीनू, और सारी की सारी वैल्यू मैंने यहां पे मेंशन की है। यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि मैं यहां पे जो भी वैल्यू मेंशन कर रहा हूं उसके बाद क्या यूज कर रहा हूं, कॉमा यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, कॉमा। इसीलिए इसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉमा सेपरेटेड फाइल के अंदर सारी की सारी वैल्यू कॉमा से ही सेपरेटेड हो, किसी और भी कैरेक्टर से ये सेपरेटेड हो सकता है। जब मैं नोटपैड के अंदर इसे बना दूंगा, फिर फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करके फाइल का नाम मेंशन कर रहा हूं student.csv, और फाइल को मैंने क्या सेव किया है,
और फाइल को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो ये हमारी CSV फाइल बन गई है ना। आप इसे नॉर्मल एक्सेल के अंदर भी सेव कर सकते हो, या फिर नेट पे भी बहुत सारी CSV फाइल अवेलेबल है जिसे आप कैगल या फिर और भी अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। तो सबसे पहला जो कोड आता है मेरा वो है इंपोर्ट एंड रिट्रीव द CSV फाइल, मतलब किसी CSV फाइल को कैसे ओपन करें। तो सबसे पहले इंपोर्ट pandas as pd, इसके लिए आप करते क्या हो, एक CSV फाइल डाउनलोड कर लेते हो है ना, या फिर क्रिएट कर लेते हो। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे pd डॉट रीड अंडर स्कोर क्या, CSV। हम लोगों ने क्या लिखा है, रीड अंडर स्कोर CSV। इसके बाद हम लोग अपने फाइल का पाथ मेंशन कर रहे हैं और फाइल का नाम मेंशन कर रहे हैं। स्टूडेंट डॉट CSV हमारे फाइल का नाम है, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। मैंने जैसे ही इसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएगी जो भी उस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, रीड अंडर स्कोर CSV। एक फंक्शन है सेप फंक्शन, तो जो सेप फंक्शन है वो यही मेंशन करने में हेल्प करता है कि आपने अपनी फाइल किस चीज से सेपरेट कर रखा है। यहां पे जब मैंने कॉमा मेंशन किया हुआ है तो आप आउटपुट देखोगे कि बहुत प्यारा आया हुआ है, और ऐसा ही फाइल आपने बनाया था, है ना। आपने बताया यहाँ पे डेटा फ्रेम को कि ये कॉमा से सेपरेटेड है। अगर आप यहाँ पे कुछ और मेंशन करोगे, जैसे इस वाले सिंबल को हम पाइप बोलते हैं, तो अगर आपकी फाइल पाइप से सेपरेटेड होती तब तो आउटपुट आपका बिल्कुल ऐसा दिखता, सेम। बट आपकी फाइल कॉमा सेपरेटेड है, इस रीजन से आपका आउटपुट यहां पे डिफरेंट शो हो रहा है। तो सेप फंक्शन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो फाइल है वो जिस चीज से भी सेपरेटेड है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्किप रो। अगर आपको सारी की सारी रो को रीड नहीं करना है तो यहां पे आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, स्किप रो। स्किप रो के अंदर आप जो भी वैल्यूज मेंशन कर दोगे वो रो डिस्प्ले नहीं होगी। एन रोज, एन रोज क्या करता है, एन रोज बिल्कुल हेड फंक्शन की तरह काम करता है। यहां पे अगर आपने 2 लिखा है तो यहां पे कितने रोज डिस्प्ले हो रहे हैं, 2 रोज डिस्प्ले हो रहे हैं। हेडिंग को काउंट नहीं किया जा रहा। अगर आप यहां पे 3 लिखोगे तो यहां पे कितनी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे, 3 वैल्यूज, और हेडिंग को काउंट नहीं करता। तो ये बिल्कुल किसकी तरह है, हेड फंक्शन की तरह है। कौन सा, एन रोज, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ रोज बताते हो कि आपको कितने रोज CSV फाइल से रीड करनी है। नेक्स्ट है हमारा हेडर। हेडर हमें मेंशन करने में हेल्प करता है हेडर को। अगर आप इसमें नन लिख दोगे, हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेडर क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां आउटपुट को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पे जो कॉलम है, कॉलम लेबल क्या बन चुका है, 0 1 2, और जो नेम क्लास और मार्क्स है वो हमारे लिए अब क्या बन चुकी है, रो बन गई है। किसकी वजह से, हेडर इक्वल टू नन लिखने के कारण। अगर आप अपना खुद का हेडर देना चाहते हो तो आप नेम फंक्शन यूज करते हो। हमने लिखा नेम इक्वल टू ABC, तो इससे भी आपके आउटपुट में जो हेडर है, मतलब जो कॉलम का नाम है, वो क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा, और जो वैल्यू थी, मतलब जो कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता है, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि किसी डेटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। यहां पे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर कॉलम है कलर, काउंट और प्राइस, और हम लोगों ने डेटा फ्रेम बना दिया। अब इस डेटा फ्रेम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, CSV फाइल में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, CSV फाइल में। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैंने क्या लिखा है, df डॉट टू अंडर स्कोर CSV। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था df डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, जिससे हम CSV फाइल को रीड करते थे। अब हम डेटा फ्रेम को कन्वर्ट कर रहे हैं CSV फाइल में। किसमें, CSV फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है, df डॉट टू अंडर स्कोर CSV, और हमारी फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट CSV, जो कि किस फोल्डर में सेव होगा, ई ड्राइव में सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैं एक अलग से फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूं, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इससे होगा क्या, जब आप डेटा फ्रेम बनाएंगे और जब पहले कोड को रन करोगे तो आपके कोड के
तो आपके फाइल में ना यहां पे एक कॉमा बना हुआ आ जाएगा जो कि एक ब्लैंक इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। अगर आप इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, प्रॉपर तरीके से आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, बट ट्रस्ट मी, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा।